स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। भारत के संविधान में आज हम पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, इनके बारे में प्रावधान दिया हुआ है अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, बैंक या फिर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाऊंगी मैं आप लोगों को। इसका बच्चों फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चैनल पे न्यू आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद जो ये बेल है उस पर ऑल प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, रिक्वेस्ट है। अब देखिएगा, ये एक चार्ट है जिसे मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, वापस मैं अभी आपको बता देती हूँ। जैसे हम पढ़ रहे हैं भाग 5वां, ठीक है, ये भाग 5 है जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, 52 से लेकर 151 में यहाँ पर अलग अलग टॉपिक में इसको कवर करके रखा हुआ है। तो देखिएगा, जो भाग 5वां वाला है ना बच्चों, ये 5 अध्याय में बटा हुआ है। ठीक है, क्या कहते हैं इस भाग 5वें वाले का नाम क्या है? संघ है, जिसे इंग्लिश में हम यूनियन कहते हैं। इसको मैंने ट्रिक से याद करवाया था ना कि भाग 5 में संघ के बारे में लिखा हुआ है। इसे आप कैसे याद करोगे? यूनियन का अल्फ़ाबेट आप काउंट करिएगा तो ये 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 5। तो इस हिसाब से आपको याद हो जाएगा कि 5 अल्फ़ाबेट यूनियन में आते हैं, तो मतलब ये भाग 5वें में आता है। ठीक है, और इसमें भी 5 अध्याय दे के रखे हैं। अभी हम सिर्फ पहला अध्याय ही कवर कर रहे हैं, है ना, जिसको बोलते हैं कार्यपालिका। तो हमने इसमें पढ़ लिया था राष्ट्रपति। 52 से लेकर 62 तक प्रावधान दिया हुआ था राष्ट्रपति जी के ऊपर। इसके ऊपर हमने 150 एमसीक्यूज भी कवर कर लिए हैं, सारी चीज़ें A to Z समझ ली हैं। बच्चों, अगर आप राष्ट्रपति जी को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं तो उपराष्ट्रपति को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करवा दी है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो उपराष्ट्रपति के ऊपर पढ़ रहे हैं, जिसमें आप प्रावधान दिया हुआ है अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक। ठीक है, उसके बाद मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संचालन, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, कार्यपालिका में क्या क्या आता है कि सारी चीज़ें आती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज समझा देती हूँ, जिसे नहीं पता है प्लीज़ समझ लीजिएगा। ये है संसद। संसद 3 अंग से मिलके बनती है। अंग की अगर बात करें तो राज्यसभा, लोकसभा और एक और है राष्ट्रपति। वो अंग कहलाते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहलाते हैं? अंग कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें सदन की, ठीक है, बात होगी सदन की, तो संसद के 2 सदन ही हैं, जो है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। प्यारे बच्चों, जो राज्यसभा है उसमें अधिकतम वैल्यू होती है मेंबर्स की 250। ठीक है, अधिकतम वैल्यू की बात करें तो 250 होती है, और जो लोकसभा है उसमें अधिकतम वैल्यू अधिक से अधिक 500 हो सकती है। ठीक है, और अभी अगर मतलब पहले प्रावधान था 500 तक की, अभी तो 552 वैल्यू अधिक से अधिक लेते हैं लोकसभा सीट के लिए। ठीक है, अधिक ये है, फिर चाहे कितनी भी इसमें फुलफिल हो सके। ठीक है, उससे कम भी फुलफिल होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 550 तक उसके प्रतिनिधित्व मतलब उसमें हो सकते हैं। ठीक है, इतनी संख्या हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 63 से लेकर 73 में क्या लिखा हुआ है उसको सिर्फ एक लाइन में समझेंगे, उसके बाद डिटेल में मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, आपने ये चीज़ देख ली है कि अभी हम पढ़ रहे हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, प्रावधान कहाँ से कहाँ तक दे रखा है ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 63 से लेकर 73 में, है ना। तो देखिए 63 अनुच्छेद क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। 64 में हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। ठीक है, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन किस तरह से करेगा कार्य, मतलब जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उस पद पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा। ठीक है, तो किस तरह से करेगा वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होता है, उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है, कितने समय के लिए बनते हैं, उसको पढ़ेंगे 67 में। अनुच्छेद 68 हमें बताएगा उपराष्ट्रपति के पद में अगर रिक्ति है, अगर वो खाली है पद, तो उसको भरने की कितनी समय होना चाहिए, कब तक भरना चाहिए और कौन कौन से व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे अनुच्छेद 68 में। 69 में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, है ना, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
अनुच्छेद 17 में हम क्या पढ़ेंगे? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और अनुच्छेद जो 71 होगा उसमें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय के बारे में पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 72 में हम पढ़ेंगे क्षमा आदि, है ना, कुछ इनके पास शक्तियां होती है राष्ट्रपति के पास, क्षमा किस तरह से कर सकते हैं वो, जो भी दंड अगर किसी को मिलता है किसी अपराधी को तो कितने हद तक उसको क्षमा कर सकते हैं वो। अब देखिए अनुच्छेद 73 में हम क्या पढ़ेंगे? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये एक चार्ट है आपके पास जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ये सिर्फ एक लाइन में पढ़ने के लिए। ठीक है, अब जब हम पढ़ेंगे आगे तो वो डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए मेन यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा वीडियो। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम इसके बाद 60 एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। वहाँ पर भी मैं आपको सारे आंसर बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने वाली हूँ, जिस तरह से मैं हर वीडियो में करती हूँ, ताकि किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। इस वीडियो को भी देखिएगा, सारे डाउट सारे कंसेप्ट सब कुछ क्लियर मैं करवा दूँगी। देखिए अनुच्छेद 63 क्या कहता है? भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 63 ऐसा कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो लिया गया है ना कि उपराष्ट्रपति होना चाहिए, ये कहाँ से लिया गया है? इसका प्रावधान ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया हुआ है ना, कि एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, इसको ग्रहण किया है अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन ये भी बनेगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 64 क्या कहता है? अब 64 अनुच्छेद कहता है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। इसका मतलब समझिएगा, जो उपराष्ट्रपति हैं, जो अभी हमने पढ़ा था ना संसद, मैंने आपको चार्ट से समझाया था कि जो संसद होता है उसके 2 सदन होते हैं, एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। तो जो राज्यसभा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 250 लोग हो सकते हैं, उसका सभापति होगा कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है, समझ गए अब आप? जो राज्यसभा है उसका जो सभापति होगा वो बनता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगर वो एक बार उपराष्ट्रपति बन गए उसके बाद जो उससे पहले अगर कोई और भी उनकी पोजीशन रही हो राजनीतिक तौर पर तो वो अब नहीं रहेगी। एक बार वो अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गए तो उसके बाद वो राज्यसभा के सभापति कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 65 में क्या प्रावधान दिया हुआ है? राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छी तरह से हम समझने वाले हैं। इसका मतलब थोड़ा सा नॉर्मल अगर वे में हम देखें अभी, तो अगर पिताजी बीमार है घर में तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा बच्चों? बेटा संभालेगा। ठीक है, कौन संभालेगा? बेटा संभालेगा। उसी तरह से ये बात है, राष्ट्रपति जी अगर नहीं हैं तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। ठीक है, बस यही बात ये कहता है अनुच्छेद 65। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 65 में सबसे पहले क्या कंडीशन होगी जिसमें उपराष्ट्रपति संभालेगा? तो ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति की अगर बीच में मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उनके 5 साल का जो कार्यकाल है उसमें अगर मृत्यु हो जाएगी तब, या फिर वो पद से अपना त्याग कर देंगे ऐसी कंडीशन में, या फिर अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया और उसको पद से हटा दिया गया। ठीक है, या फिर ऐसा कोई भी कारण हो सकता है जिसमें वो जो पोजीशन है राष्ट्रपति की अगर वो खाली है तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित नया उप राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। इसका मतलब समझिएगा, राष्ट्रपति की या तो मृत्यु हो गई या फिर उसने पद से त्याग कर दिया या फिर महाभियोग लग गया राष्ट्रपति पर, उसको हटा दिया गया और वो पद खाली है, तो ऐसे में जो उपराष्ट्रपति है वो सिर्फ रोल निभाएगा एक तरह से राष्ट्रपति का। ठीक है, तब तक रोल निभाएगा जब तक कि नया राष्ट्रपति ना चुना जाए। ठीक है, इसकी कम से कम सिर्फ 6 महीने की अवधि होती है। 6 महीने के अंदर किसी भी तरह से वो जो राष्ट्रपति की जो पोजीशन है उसको वापस भरना पड़ता है। ठीक है, हमेशा के लिए जो उपराष्ट्रपति जो अभी बना है राष्ट्रपति, जो सिर्फ नकल कर रहा है राष्ट्रपति की, है ना, मतलब उसका सिर्फ कार्य संभाल रहा है, कार्यवाहक बन रहा है वो अभी,
तो वो हमेशा के लिए नहीं बन जाएगा। अब वो तब तक बना रहेगा जब तक कि कोई एक नया राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के थ्रू से वापस चुनाव जीतकर ना आए। ठीक है, अब देखिए, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कृत्यों को फिर से संभालता है। ठीक है, देखिए, अगर पिताजी बीमार हैं तो बच्चा पिताजी का कार्यभार तब तक संभालेगा जब तक कि पिताजी वापस रिकवर होकर ना आ जाए। ठीक है, बस वही बात इसमें लिखी हुई है। राष्ट्रपति जी अनुपस्थित है या फिर बीमार है, तो जब तक राष्ट्रपति बीमार है, रेस्ट ले रहे हैं, तो उस समय तक, उसके बीच के समय तक कौन अब उसके पद को संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। ठीक है, राष्ट्रपति बीमार है या फिर अनुपस्थित है तो उस समय जो भी समय रहा, मान लो 1 महीने 2 महीने के लिए बीमार है राष्ट्रपति जी, तो घर में रेस्ट कर रहे हैं, तो 2 महीने के लिए उपराष्ट्रपति उनके पद को संभालेगा और उनके कर्तव्यों को पूरा करेगा। ठीक है, इसमें अब जो तीसरी कंडीशन होगी, क्या होगी कि उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस कार्य को कर रहा होगा ना, तो उस समय उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा होगा, तो क्या होगा? राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और जो उन्मुक्तियां होगी तथा वह ऐसी उपलब्धियां, भत्ते और विशेष अधिकारों का जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियां, भत्तों और विशेष अधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में वर्णनिष्ठ है हकदार होगा। उसका मतलब समझिएगा, काफ़ी आसान है समझना प्यारे बच्चों। अगर आप राष्ट्रपति जी समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं तो, है ना, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, भारत का संविधान है, भारतीय अर्थव्यवस्था, वो प्लेलिस्ट का नाम है, वहाँ पर मैं अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। देखिए, राष्ट्रपति जी के पास बहुत सारी पावर थी कि वो नियुक्त कर सकता है, प्रधानमंत्री को कर सकता है, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश उनको कर सकते हैं, महालेखा परीक्षक को नियुक्त कर सकता है ना, राज्यपाल को नियुक्त कर सकता है। तो जो नियुक्ति करने के जो अधिकार रहेंगे या फिर जो विधायी की शक्तियां हैं, है ना, या फिर जो समाधान की शक्तियां हैं, राजनीतिक शक्तियां हैं, अध्यादेश जारी करने की जितने भी पावर्स हैं, वो सारे उपराष्ट्रपति के पास आ जाएंगे। कब आएंगे? जब वो राष्ट्रपति का पद संभाल रहा होगा। ठीक है, कौन कौन से कंडीशन में? या तो राष्ट्रपति जी की डेथ हो चुकी होगी, या फिर पद छोड़ दिया होगा, महाभियोग लग गया, या फिर वो बीमार है। ऐसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति किसका कार्य कर रहे हैं? राष्ट्रपति का कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति की जो पावर्स हैं, यहाँ तक कि जो उनके वेतन और जो भत्ते हैं ना, वो सारे भी उपराष्ट्रपति को मिल जाएंगे। ठीक है, जब तक वो राष्ट्रपति का कार्य कर रहे हैं। जो उपराष्ट्रपति है ना, उनकी सैलरी अभी 3,50,000 के आसपास है, और राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वो 5 लाख होती है। ठीक है, 3,50,000 उपराष्ट्रपति की है और राष्ट्रपति जी की कितनी है? 5 लाख है। तो जो उपराष्ट्रपति है, जो भी कार्य कर रहे हैं कुछ समय के लिए राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति की जो सैलरी है ना बच्चों, वो तक भी उन्हीं को मिलेगी। ठीक है, उतने समय के लिए जितने समय तक वो राष्ट्रपति का पद संभाल रहे हैं, और जब तक कि कोई एक नए राष्ट्रपति नहीं बन जाते। ठीक है, समझ गए आप? सारी पावर्स, सारी चीज़ें, सब कुछ राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति का जो था वो सारा अभी उपराष्ट्रपति का हो जाएगा जब तक वो उनके समय, मतलब उनका कार्य संभाल रहे होंगे। ठीक है, आसान था समझना। आप देखिए, अनुच्छेद 66 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? ठीक है, देखिए, निर्वाचन करना एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू से इलेक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ना बच्चों, वो थोड़ा सा अलग है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, जो राष्ट्रपति का होता है उनका। संसद के जो दोनों सदन हैं, कौन कौन से प्यारे बच्चों? लोकसभा, राज्यसभा, 2 सदन हैं संसद के। ठीक है, इसके जो सदस्य होते हैं ना, वो मिलकर बनाएंगे निर्वाचन के सदस्यों द्वारा, है ना, मतलब इनके द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, और ऐसे निर्वाचन के मतदान गुप्त होंगे। ठीक है, इस लाइन को घोट लीजिए, याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो राष्ट्रपति है और जो उपराष्ट्रपति है, दोनों में जो इलेक्शन की जो प्रोसेस होती है उसको इस नाम से पुकारा जाता है, अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। ठीक है,
उपराष्ट्रपति में मतदान में एक गुप्त वर्ड लगाया गया है, राष्ट्रपति जी के इसमें गुप्त वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, समझ गए आप? इसलिए इस लाइन को याद रख लीजिएगा। एकल संक्रमणीय मत और ये अनुपातित प्रतिनिधित्व है ना, और ये मतदान गुप्त, ये 3 वर्ड हैं जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो संसद के दोनों सदन के लोग कार्य मतलब कर रहे हैं पार्टिसिपेट, है ना। एक जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, उनमें जितने भी मेंबर्स हैं वो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो मनोनीत हो या फिर निर्वाचित हो। ठीक है, मनोनीत और निर्वाचित भी आपको मैं बता चुकी। निर्वाचित ऐसे लोग होते हैं जो इलेक्शन जीत कर आते हैं, मनोनीत वो लोग होते हैं जिसको राष्ट्रपति खुद चयनित करते हैं। ठीक है, मनोनीत में ऐसे लोग होते हैं जो कला में, साहित्य में, पत्रकारिता में, विज्ञान में, सामाजिक कार्य में जो जिन्होंने अपना योगदान दिया हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों को राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को चुनते हैं, तो वो मनोनीत कहलाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ना, एक्टर वगैरह भी रहते हैं राज्यसभा में, तो उनको कैसे चुना गया, उनको मनोनीत किया है। ठीक है, वो इलेक्शन जीत कर नहीं आते हैं, तो वो लोग भी ना पार्टिसिपेट करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, संसद के दोनों सदस्य, सदन है ना, लोकसभा राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स हैं सब चुनाव करेंगे राष्ट्रपति जी का, उपराष्ट्रपति का। ठीक है, उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति जी की प्रोसेस थोड़ी सी अलग होती है। वहाँ पे राज्य की विधानसभाएं भी होती हैं, लोकसभा भी, राज्यसभा भी होती है, लेकिन मनोनीत लोग नहीं होते हैं उसमें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित लोग ही राष्ट्रपति जी का चुनाव करते हैं। देखिए, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कॉलम एक साथ आपको पढ़ाऊंगी, साथ में उनका डिफरेंस, जैसे पढ़ते ना एक टेबल से डिफरेंस बिटवीन करके पढ़ते ना हम, वैसे मैं आपको अलग से एक वीडियो बता दूंगी ताकि सारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएं। अब देखिए, उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं अगर वो जीत चुके हैं, ठीक है, तो अब किसी भी जो सदन है ना, लोकसभा या राज्यसभा, उसके अब ये सदस्य नहीं कहलाते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति एक बार बन गए वो, तो सदन के सदस्य वो नहीं कहलाएंगे। और अगर वो किसी भी विधानमंडल के पहले अगर सदस्य रहे हैं, है ना, पहले कभी अगर सदस्य रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने से पहले, तो जब वो उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो क्या होगा, जो उनसे पहले जो भी उनकी पोजीशन रही हो, विधानमंडल में रही हो या विधान परिषद में रही हो या फिर वो कहीं के भी मेंबर रहे हों, वो सारी पोजीशन वहाँ से उनकी हट जाएगी अपने आप, और वो अब सिर्फ एक उपराष्ट्रपति कहलाएंगे। ठीक है, मतलब एक समय में वो 2 पद को नहीं संभालेंगे। ठीक है, ये समझ गए आप? आसान है इसको समझना। मतलब कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, वो कहीं का सदस्य नहीं माना जाएगा, वो अपने आप में एक अलग पर्सनैलिटी है जिसे उपराष्ट्रपति कहते हैं। ठीक है, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। हाँ, लेकिन राज्यसभा का सभापति उसको ज़रूर कहते हैं। ठीक है, सभापति कहते हैं, याद रहे, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है। ठीक है, राज्यसभा का मेंबर नहीं है, राज्यसभा का सभापति है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है समझने में, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र तभी होगा जब, मतलब कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसमें कि वो उपराष्ट्रपति बन सके। भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 मतलब 35। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए भी और उपराष्ट्रपति के लिए भी, दोनों के लिए ये एक एज निर्धारित की है, दोनों 35 साल से ऊपर होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्त हो, मतलब कि देखिए प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति जो थे वो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अहर्त होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति के लिए क्या है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्त होना चाहिए। इसको याद कर लीजिएगा आराम से, क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए राज्यसभा में चुनने योग्य वो होने चाहिए, तभी वो उपराष्ट्रपति भी बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों,
कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य पदाधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद अगर धारण करता है तो वो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र नहीं है। अब आपको ये लाइन कितनी टिपिकल लग रही होगी। ठीक है बच्चों, ये जितनी भी मैंने लाइन्स आपको पढ़ा रही हूँ ना, सब संविधान की बुक से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, संविधान की पुस्तक है अभी मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी जो जिसे खुद गवर्नमेंट पब्लिश करती है, उस बुक से मैंने ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये सारी लाइन्स वहीं से मैंने ली है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट की जो भी आती है ना भर्तियां आती हैं, उसका कोई मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर उसका मेंबर है तो वो उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ मंत्रियों की बात नहीं हो रही। एक राजनीतिक अलग हो जाता है, गवर्नमेंट में वो राजनीतिक भी आ रहा है, और जो उनके अंडर जो काम कर रहे हैं, जैसे कोई सैनिक हो गया, ये सब हो गए है ना, तो वो भी गवर्नमेंट की तरफ से ही काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, राजनीतिक वालों के लोगों के लिए यहाँ पे लाभ की बात नहीं करते हैं। वो लाभ के पद में राजनीतिक लोग नहीं आते हैं। यहाँ पे लाभ के पद से क्या मतलब है, वो लोग जो गवर्नमेंट की जॉब पे काम कर रहे हो। ठीक है, वैकेंसी वगैरह आई हैं, उसमें उन्होंने फॉर्म भरा है और वो सिलेक्ट हो गए हैं, तो ऐसे लोग उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते। ठीक है, आप समझ गए। अब देखिए अनुच्छेद 67 क्या कह रहे हैं। हाँ, लेकिन कोई मंत्री वगैरह हो गया तो वो बन सकता है, वो भी तो है तो सरकार ही, लेकिन वो लाभ के पद नहीं माना जाता उसको। ठीक है, लाभ का पद वर्ड उन लोगों के लिए यूज नहीं होता है। कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें कि लाभ का पद क्या है, गवर्नमेंट में की बात कर रहे हैं ये, तो फिर कोई मंत्री कैसे बन गया, है ना, कोई विधानमंडल का सदस्य कैसा बन गया, वो भी तो गवर्नमेंट का ही इंसान है, लेकिन वो लाभ का पद नहीं कहलाता। बस बात ये है। अनुच्छेद 67 क्या कह रहा है बच्चों, उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, उपराष्ट्रपति की पदावधि मतलब आप समझ गए होंगे, पद की अवधि। ठीक है, कितने समय तक बन सकता है, मतलब उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। कितने, 5 साल का कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का भी और राष्ट्रपति का भी, दोनों का 5 साल का कार्य होता है। अब देखिए इसमें 67 का क क्या कहता है प्यारे बच्चों, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करेगा। राष्ट्रपति को अगर पद त्याग करना है तो उपराष्ट्रपति को हस्ताक्षर लिखकर पद त्याग कर देंगे। ठीक है, पत्र में। अब देखिए उपराष्ट्रपति को अगर पद का त्याग करना है तो राष्ट्रपति जी को पद त्याग करने के लिए हस्ताक्षर करके मतलब दे देंगे। ठीक है, समझ गए आप, मतलब राष्ट्रपति जी को अगर पद त्याग करना है तो उपराष्ट्रपति को देंगे, और उपराष्ट्रपति को अगर पद त्याग करना है तो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे को अपना पद जो त्याग पत्र है ना वो देते हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, उपराष्ट्रपति की पदावधि में 5 साल तक वो पद तो ग्रहण करके रखेंगे, लेकिन अगर पद का त्याग करना है, किसी भी कोई भी उनका रीज़न रहा हो और वो अपने पद को छोड़ना चाहते हैं उपराष्ट्रपति, तो आप लिखित में दे दे राष्ट्रपति जी को, और राष्ट्रपति जी को अगर पद छोड़ना है तो उपराष्ट्रपति को लिखित में हस्ताक्षर करके अपना पद त्याग करने का दे दे। ठीक है, अब देखिए ख क्या कहता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। देखिए संसद की 2 सभाएं हैं बच्चों, एक है लोकसभा, एक राज्यसभा। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति में हमने क्या पढ़ा था, महाभियोग चलता है, लेकिन उपराष्ट्रपति में महाभियोग वर्ड का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर किसी भी रीजन में उपराष्ट्रपति को हटा दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी आधार पर उनको हटाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को अगर हटाना है, उसके पद से महाभियोग अगर चलाना है, तो सिर्फ एक रीज़न यही होना चाहिए कि उसने संविधान का उल्लंघन किया हो। ठीक है, वरना राष्ट्रपति जी को आप किसी भी कंडीशन में नहीं हटा सकते, लेकिन उपराष्ट्रपति को आप किसी भी कंडीशन में हटा सकते हो। ठीक है, तो देखिए इनको हटाना भी बहुत आसान है कि जो राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा के जितने भी सदस्य बैठे हैं वहाँ पर एक बहुमत पारित होगा जिसकी सहमति लेना होगा लोकसभा से। लोकसभा ने भी अगर सहमति दे दी है, ठीक है, और 14 दिन के अंदर से ही पहले उपराष्ट्रपति को बताना भी होगा कि आपको पद से हटा रहे हैं। ठीक है, तब उपराष्ट्रपति जी को हटा सकते हैं पद से। देखिए कितना आसान है हटाना, मतलब कि राज्यसभा के अगर बहुमत वहाँ पर पारित हो गया उनके सदस्यों के बीच में कि उपराष्ट्रपति को हटाना पड़ेगा, ठीक है, और लोकसभा वालों ने भी मान लिया कि चलो इनको हटा देते हैं, तो उनको आराम से हटाया जा सकता है। ठीक है, कोई ज़्यादा टिपिकल प्रोसेस नहीं है इसमें, और कम से कम 14 दिन के अंदर ही सूचना भी देना होता है उपराष्ट्रपति को कि आपको हटाया जा रहा है। अब देखिए इसका ग क्या पॉइंट कहता है, 67 का ग
ऐसा कहता है कि उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है, ये लाइन राष्ट्रपति जी में भी हमने पढ़ी थी। राष्ट्रपति जी भी कब तक पद में बने रहते हैं? जब तक कि नया राष्ट्रपति ना चुना जाए। उपराष्ट्रपति भी जब तक पद पे बने रहेंगे जब तक कि एक नया उपराष्ट्रपति चुनकर ना आए। ठीक है, भले 5 साल हो जाए कोई बात नहीं, अभी भी अगर आपने उपराष्ट्रपति नहीं चुना है तो उपराष्ट्रपति को आप उनके पद से नहीं हटा सकते। अब देखिए अनुच्छेद 68 क्या कहता है। 67 हमने पढ़ लिया, क उसके सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। अनुच्छेद 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पदावधि। ठीक है, मतलब कि अगर इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है 68 का फर्स्ट, कि उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। वही बात जो राष्ट्रपति में है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद खाली होने वाला है, मतलब 5 साल होने वाले हैं अभी, है ना, पद खत्म होने वाला है, तो उससे पहले ही चुनाव कर लिया जाए और कोई एक नया उपराष्ट्रपति चुन लिया जाए। ठीक है, ये कह रहा है इसका 68 का फर्स्ट पॉइंट। 68 का सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है, पद से त्याग दे दिया या फिर उनको पद से हटा दिया गया, तो या फिर कोई भी कारण रहा हो जिससे पद जो है वो खाली हो गया हो, तो ऐसे में क्या होगा, निर्वाचित रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के उत्बंधों के अधीन रहते हुए अपने पद धारण की तारीख से 5 वर्ष की पूर्व अवधि तक पद धारण का हकदार होगा। ठीक है, मतलब कि अब उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी इस पद को भरा जाएगा। ठीक है, जैसे हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि 6 महीने के अंदर हमें राष्ट्रपति का पद भरना होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के इसमें ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति के पद को भरना ही होगा, कुछ ही दिनों के अंदर उसको भरना होगा। ठीक है, तत्काल भरना होता है ना, इसमें ये लिखा ना यथाशीघ्र किया जाएगा। ठीक है, अगर उनका पद खाली है तो, और उसके बाद फिर जो भी उनके कार्य हैं सब कुछ है वो सारी चीज़ें वो संभालेंगे और वो 5 साल तक फिर बने रहेंगे उपराष्ट्रपति। अब देखिए अनुच्छेद 69 क्या कहता है बच्चों। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है, उपराष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं तो उनको कौन शपथ दिलवाते हैं? राष्ट्रपति जी दिलवाते हैं। राष्ट्रपति जी को अगर शपथ लेनी है तो कौन दिलवाएंगे? महान्यायमूर्ति या फिर मुख्य न्यायाधीश, है ना, सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, वो दिलवाते हैं, या फिर ज्येष्ठतम न्यायाधीश दिलवाते हैं राष्ट्रपति को शपथ। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। तो क्या कहते हैं जब ये शपथ लेते हैं? मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। ठीक है, इस तरह से कुछ लाइन्स कहते हैं वो, उसके बाद वो उनकी शपथ को पूरा करते हैं। ठीक है, शपथ ग्रहण करते हैं ना, तो इस तरह की कुछ लाइन कहते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 70 क्या कहता है बच्चों। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, मतलब कि संसद ऐसे किसी आकस्मिकताओं में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे। यहाँ पर संसद की पावर के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि कुछ एक ये अलग कंडीशंस हैं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बस इसको समझ लीजिएगा कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करना, है ना। संसद के पास पावर है जो जैसा उसको ठीक समझ में आता है उस तरह की वो उपबंध बना सकती हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड। ठीक है, कुछ अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है जब राष्ट्रपति नहीं है और उनके कार्य को करवाना है तो उसमें जैसा संसद को ठीक लगेगा वैसे वो कुछ उपबंध भी इसमें बना सकती है। ठीक है, ये कहता है अनुच्छेद 70, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं ना वो उसमें से सिर्फ ये 71 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अनुच्छेद 71 कहता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय, है ना। देखिए इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसद सभी शंकाओं के विवादों की जांच और विनिश्चित उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चित अंतिम होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है बच्चों कि जब निर्वाचन होता है उससे रिलेटेड अगर कोई बाधाएं आ जाती है, ठीक है, किसी को कोई शक होता है या फिर उससे रिलेटेड कोई विवाद खड़ा हो जाता है ना कल को,
राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, तो उसके बारे में कहाँ पर जाओगे और सुनवाई होगी? उच्चतम न्यायालय में होगी, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय में जो उनका डिसीजन आएगा वही लास्ट डिसीजन समझा जाएगा, ठीक है। वही लास्ट डिसीजन होगा और उसी को सही माना जाएगा जो उच्चतम न्यायालय कह दे, ठीक है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में जब भी निर्वाचन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है उनके इलेक्शन से लेकर, तो उच्चतम न्यायालय में उसकी सुनवाई होती है और उच्चतम न्यायालय में जो भी निर्णय लिया जाता है वही लास्ट माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात कहता है, इसमें एक और पॉइंट है जो समझेगा कि यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित को शून्य घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। अब कोई विवाद हो गया निर्वाचन से लेकर और वहाँ पर मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। जो वेंकैया नायडू हैं, अभी हमारे भारत के ना वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति हैं 2017 से बने हुए हैं, अभी भी हैं। तो अगर मान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय में कोई विवाद हो गया इनके इलेक्शन से लेकर और पता चला कि जो ये उपराष्ट्रपति का जो पद संभाले हुए हैं उसको ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय में, तो जो वेंकैया नायडू जी ने अभी तक कार्य किया था उस कार्य को मतलब वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि अब जो भी उन्होंने काम किया है क्या उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं, उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई नया उपराष्ट्रपति आकर वो पिछले कामों पर वापस से अपने विचार ना रखे, तो ठीक है। ये बात कह रहा है सेकंड पॉइंट, समझ गए होंगे अब आप आराम से। वेंकैया नायडू जी बने हुए हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है, और विवाद पहुंच गया उनके निर्वाचन से लेकर उच्चतम न्यायालय में, ठीक है। वहां पर जाकर पता चला कि जो उपराष्ट्रपति जिनको बनाया है वो गलत तरीके से बने हैं, उनको हटाना पड़ेगा, तो उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। और कुछ समय हो चुका है उनको उपराष्ट्रपति बने हुए और उन्होंने बहुत सारे कार्य भी कर दिए, तो क्या अब जो उन्होंने कार्य किए क्या उनको ख़त्म कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा कहता है ये सेकंड पॉइंट, बस यही लिखा हुआ है इसमें पूरा। देखिए इसको पढ़ लीजिए। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित को शून्य घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्य को पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चित की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे, ठीक है। बच्चों यही प्रोसेस राष्ट्रपति में भी होती है और उपराष्ट्रपति में, दोनों में सेम प्रोसेस है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय में गया इनका विवाद और वहां पर पता चला कि इनको नहीं बनाना चाहिए राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति, और कुछ समय भी हो चुका है उनको वो पद संभाले हुए और उन्होंने बहुत सारे कार्य भी कर दिए, वो सारे कार्य मान्य कहलाएंगे, ठीक है, मान्य कहलाएंगे, ये कहा है ना। थर्ड पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको सुन लीजिए। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसद किसी विषय पर विद्यमान संसद विधि द्वारा कर सकेगी, ठीक है। संसद के पास यहाँ पर पावर है, उसके बारे में ये कहता है, ठीक है। मतलब इस संविधान में जो भी उपबंध है ना उस सब की पावर संसद की विधि द्वारा कर सकते हैं ये। अब देखिए अनुच्छेद 72 कहता है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण का राष्ट्रपति की शक्ति है ना। यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति की जो पावर है, अगर राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है तो उसकी पावर किसके पास चली जाएगी? उपराष्ट्रपति के पास चली जाएगी ना, वो पद थोड़ी टाइम के लिए उनका संभाल लेंगे। तो यहाँ पर दोनों के बारे में एक ही चीज़ लिखी रखी है, लेकिन ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास पावर है और उपराष्ट्रपति के पावर हाथ में तब तक नहीं आएगी जब तक कि वो राष्ट्रपति का कार्य नहीं संभालने लगेगा, ठीक है। तब तक उनके पास कोई इस तरह की पावर नहीं होगी। तो यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रपति के पद के लिए बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं या फिर उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की, ठीक है। मतलब कि जैसे मान लो 2 साल की सज़ा किसी को मिल गई है किसी अपराधी को, तो उसको 1 साल की कर दे, या फिर मृत्यु अगर मिली है, मृत्युदंड मिला है तो उसको क्षमा करते हुए वो उम्र कैद में बदल दे या फिर पूरी तरह से समाप्त कर दे। इस तरह का ना वो कुछ भी क्षमा याचना कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्षमादान शक्तियाँ कहते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रपति के पास पावर होती है, क्षमादान शक्ति, जो अनुच्छेद 72 में लिखी हुई है, ठीक है। इसका क पॉइंट क्या कहते हैं कि ये उन सभी मामलों में जिसमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया हो, ठीक है। सेना न्यायालय से अगर दंड मिले हैं तभी ये हो सकते हैं माफ या फिर कम, ठीक है, वरना नहीं हो सकते।
उन सभी मामलों में जिसमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार जहां तक है वहां तक अगर किसी भी उसके बीच में किसी भी इंसान को अगर दंड मिला है तो उनके लिए वो इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति है ना। ग क्या है कि उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश शक्ति होगी। ठीक है, उन सभी मामलों के लिए ये बात करते हैं जिसमें दंड किसी को मिला हो, खासकर मृत्यु दंड के ऊपर होता है। अनुच्छेद जो 72 है ना, वो अगर क्षमा कर रहा है तो ज़्यादातर इन्हीं पॉइंट को लेकर क्षमा मांगने जाते हैं लोग, जो मृत्यु दंड से होता है या फिर जिसमें बहुत ही कठोर उनको कारावास मिला हो। ठीक है, ऐसे में अब देखिए अनुच्छेद 73 क्या कहता है बच्चों, लास्ट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी लाइन को समझिएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दे रखा है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या करती है, कानून बनाती है और उसको लागू करती है। ठीक है, तो उसको संसद की विधि भी कहते हैं। संसद को विधि बनाने की जो शक्तियां हैं उनके बारे में यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। ठीक है, कि संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या होती है, क्या संघ की ये जो कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका का कार्य क्या है, कानून बनाना और उसको लागू करना। ठीक है, कार्यपालिका का ये कार्य है, तो उसको कहते हैं संसद को विधि बनाने की शक्ति। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, एक और बार रिवीजन कर लें, फटाफट पढ़ लेंगे एक एक लाइन में। अनुच्छेद 63 क्या कह रहा था कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जिसे कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, वहाँ से उनके देश के संविधान से लिया हुआ है। 64 में क्या पढ़ा हमने, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति हैं वो जो राज्यसभा है ना उसके जो सभापति है वो होते हैं, एक्चुअल में ये राज्यसभा के सभापति ही उपराष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। ठीक है, अगर राष्ट्रपति नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई या फिर उन्होंने पद छोड़ दिया या फिर उनको पद से हटाने के लिए महाभियोग चल गया, तो ऐसे में वो पद खाली है अभी राष्ट्रपति का, तो उस पद को कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेंगे। ठीक है, या फिर अगर राष्ट्रपति बीमार हैं और कुछ टाइम के लिए रेस्ट करना चाहते हैं तो वो पद खाली है, तो अभी उसको उपराष्ट्रपति संभालेंगे। और उपराष्ट्रपति अगर संभाल रहे हैं तो उनको वेतन भी राष्ट्रपति का मिलेगा, उनको पावर्स भी मिलेंगी, जो भी चीज़ें राष्ट्रपति को दी गई हैं अनुसूचित द्वितीय में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी अब उपराष्ट्रपति को, क्योंकि वो कार्य कर रहे हैं ना राष्ट्रपति का। ठीक है, उनका कार्य संभाल रहे, उनका पद संभाल रहे, तो सैलरी भी मिलेगी उनको। अब देखिए 63 में क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ध्यान रहे राष्ट्रपति जी की जो सैलरी है वो 5 लाख है और उपराष्ट्रपति की 3,50,000 है। ठीक है, और जब वो कार्य संभालने लग जाते हैं राष्ट्रपति का तो सैलरी भी उनको उतनी ही मिलती है, फिर 5 लाख। अब देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, चाहे वो मनोनीत हो या फिर निर्वाचित हो। नेक्स्ट 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। ठीक है, उपराष्ट्रपति 5 साल तक बने रहते हैं और अगर पद से त्याग करना है तो उपराष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति जी को त्यागपत्र देना होता है। 68 में क्या पढ़ा था हमने, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पदावधि। ठीक है, 35 साल से ऊपर का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। ठीक है, मंत्री वगैरह होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कहलाता है। ठीक है, वो लाभ का पद नहीं कहलाता है, तो मंत्री वगैरह राज्यपाल हो गया तो वो सब तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, लेकिन लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। मतलब कि नौकरी निकली है भैया, एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया और उसमें पार्टिसिपेट हो गए, सिलेक्ट हो गए और राष्ट्रपति बनना चाहते हो, उपराष्ट्रपति बनना चाहते हो तो नहीं बन पाओगे। साथ ही साथ राज्यसभा में निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए उस व्यक्ति को। ठीक है, तो वो उपराष्ट्रपति बन सकता है। और अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो उसको जल्दी से जल्दी भरना होता है। ठीक है, 6 महीने का टाइम नहीं लगाना है, जल्दी से जल्दी, मतलब तत्काल ही उस पोजीशन को भरना होता है उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान कौन दिलवाता है, उपराष्ट्रपति जी को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलवाते हैं, महान्यायमूर्ति या फिर मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय जो है ना, उच्चतम न्यायालय, उसके जो महान्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश वो दिलवाते हैं। ठीक है, या फिर ज्येष्ठतम न्यायाधीश दिलवाते हैं शपथ। अब देखिए 70 में हमने क्या पढ़ा था,
अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, ठीक है, पावर है संसद के पास, वो उपबंध इसका देख सकती है। अब देखिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय है इसमें। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है, उनके से कोई विवाद हो जाता है इस प्रोसेस में इलेक्शन के दौरान, तो उच्चतम न्यायालय में जाएगा और उच्चतम न्यायालय में जाने के बाद वहाँ पर जो भी डिसीजन आएगा वो सही माना जाएगा। और उच्चतम न्यायालय अगर ये डिसीजन लेते हैं कि जो राष्ट्रपति बनाए गए हैं, उपराष्ट्रपति जी बनाए हैं, उनको उस पद से हटाना पड़ेगा। तो अगर बना दिए गए थे उससे पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, और जब तक वो पद पे बने रहे और जो भी उन्होंने कार्य किया तो उसको तो मान्यता मिलेगी, ठीक है। फिर भले ही चाहे उच्चतम न्यायालय का जो भी डिसीजन रहा हो उसके बाद चाहे भले उनको पद से हटा दे, लेकिन जो उन्होंने कार्य करके रखा था वो अभी भी लागू होगा, ठीक है। 72 में क्षमा आदि कुछ मामले में दंडाधीश के निलंबन, ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति जी के पास शक्तियाँ होती हैं। अनुच्छेद 72 शक्ति देता है राष्ट्रपति जी को क्षमादान करने की, है ना। कोई कठोर कारावास है या फिर कोई प्रेग्नेंट औरत है, वो अगर गुहार लगाती है राष्ट्रपति के पास कि हमारी जो सजा है उसको कम कर दो या ख़त्म ही कर दो, इस तरह से जो भी कुछ चीज़ें हैं उसको वो राष्ट्रपति देख लेंगे, ठीक है। 2 साल की सजा है तो 1 साल में कर दो, मृत्यु दंड मिला है तो उसको उम्र कैद में कर दो। इस तरह से ये क्षमादान वाली शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति के पास। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 बताता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली सब प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये आसान रहा होगा पढ़ने में, समझने में। देखिए ये है संसद, इसके 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और एक और कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए इस संसद का अंग कहलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अगर सदन की बात करें तो सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा ये सिर्फ सदन कहलाते हैं, ठीक है। तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा में चुने जाने योग्य होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर वो चुन लिए गए, ठीक है, मतलब अगर कल को वो उपराष्ट्रपति बनते हैं तो वो राज्यसभा के सभापति कहलाएंगे। और अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो वो लोकसभा में चुने जाने योग्य भी होना चाहिए, और साथ ही साथ जब वो चुने जाते हैं तो उनको एक राष्ट्रपति का नाम दिया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति कहा जाता है उनको। लेकिन जो उपराष्ट्रपति होते हैं उसको राज्यसभा का सभापति कहते हैं, ठीक है, और उपराष्ट्रपति भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रहे बच्चों आपको, जब राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है तो राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद राज्यों की, है ना, साथ में संघ केंद्र शासित क्षेत्र की भी है, जैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली हो गया, पांडुचेरी हो गया, ठीक है, उसकी विधानसभाएं भी पार्टिसिपेट करती हैं। सिर्फ निर्वाचित लोग राष्ट्रपति जी का चुनाव करते हैं। लेकिन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव करना होता है तो सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। और जब चुनाव होता है तो उस पद मतलब उस प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं, उसको कहते हैं अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति, है ना, इसके अनुसार होती है, जिसको एकल संक्रमणीय मत द्वारा कहते हैं। और इसको ना इसको गुप्त रखा जाता है। इसके सामने एक और वर्ड यूज़ किया जाता है कि ऐसे निर्वाचन में जो मतदान होते हैं ना वो गुप्त होते हैं। किसमें? सिर्फ उपराष्ट्रपति में गुप्त होते हैं, राष्ट्रपति में नहीं होते हैं, ठीक है। ध्यान रहे उपराष्ट्रपति में अनुपातित प्रतिनिधित्व तरीके से किया जाता है, और जब राष्ट्रपति जी चुने जाते हैं तब समानुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाता है, ठीक है। दोनों के प्रोसेस भी अलग अलग हैं। चलिए आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो वीडियो बनेगी मैं इससे रिलेटेड आपको 60 MCQs करवा दूंगी, और सारे MCQs को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में भी समझा दूंगी, ठीक है। अलग से एक चार्ट भी बना देंगे हम, जहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के डिफरेंस समझेंगे और उनके समानताएं भी समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।